और कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डे 6 ऑफ लर्निंग वेब डेवलपमेंट। सो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था ये चीज़ प्रैक्टिस करना। पोर्टफोलियो जो भी मैंने बताया है सब एचआर और स्पैन एलिमेंट डिव एलिमेंट ये सारी चीज़ें मैंने कही थी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, राइट। और कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई थी। ठीक, तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अपना HTML का जितना भी पार्ट है उसको फिनिश कर देंगे। और ये लास्ट वीडियो है HTML के ऊपर। इसके बाद HTML हम लोग की फिनिश हो जाएगी और फिर हम लोग थोड़ा सा HTML प्रैक्टिस करेंगे, देन CSS पे स्टार्ट कर देंगे CSS, राइट। तो अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सिमेंटिक मार्कअप क्या होते हैं। देखो, इट इज अ मार्कअप दैट रिलेट्स टू द मीनिंग ऑफ द कंटेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलता हूँ कि ये हेडिंग टैग है, ये पैराग्राफ टैग है, ये इमेज टैग है, ये तुम्हारा डिव टैग हो गया और ये तुम्हारा स्पैन टैग हो गया। ठीक। अब तुम लोग एक छोटी सी चीज नोटिस करोगे कि जब मैंने हेडिंग टैग बोला, जब मैंने पैराग्राफ टैग बोला, जब मैंने इमेज टैग बोला, तब तुम आसानी से समझ गए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर इन टैग्स का पर्पस क्या है। लेकिन मैं जैसे ही डिव टैग बोलता हूँ, मैं जैसे ही स्पैन टैग बोलता हूँ, तो तुमको पता नहीं चलता है कि मेरा पर्पस क्या है, मतलब ये टैग करना क्या चाहते हैं। सो सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं कि जो टैग्स जिनके नेम में उनकी मीनिंग समझ में आ जाए उनको हम लोग सिमेंटिक टैग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हेडिंग टैग है ना, लिखा ये H1 है, लिखते हम लोग इसको H है, बट बोलते हम लोग इसको हेडिंग टैग है, राइट। लिखने से और बोलने से दोनों अलग अलग चीज हो गई है। सो हम मैं बोल रहा हूँ कि हेडिंग टैग लिखो, तो तुमको समझ में आ गया कि हेडिंग टैग का मतलब है कि कुछ हेडिंग से रिलेटेड है जो हेडिंग लिखना है। मैं बोल रहा हूँ पैराग्राफ टैग, तो तुमको समझ में आ गया अच्छा ये टैग जो है वो पैराग्राफ लिखने का काम आता है। मैंने कहा इमेज टैग, अब तुम समझ गए कि ये जो टैग है ये कुछ इमेज से रिलेटेड है। लेकिन मैं जैसे ही बोल रहा हूँ कि डिव टैग, तुम्हारा दिमाग ब्लैंक, क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि डिव टैग से आखिरकार क्या होता है, क्योंकि इसका नेम उसकी मीनिंग को डिफाइंड नहीं कर रहा बिल्कुल भी। स्पैन टैग भी सेम इसी तरह है, इसका जो नेम है वो उसकी मीनिंग को डिफाइंड नहीं कर रहा। सो जितने भी टैग जिनका नेम उनके पर्पस से, उनके वर्क से डिफाइन करता है, उनको हम लोग सिमेंटिक टैग कहते हैं। कि बोलते ही समझ में आ जाए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, तो उनको हम लोग सिमेंटिक टैग्स कहते हैं। लेकिन जिनका नेम उनके वर्क को रिलेट नहीं करता उनको हम लोग नॉन सिमेंटिक टैग कहते हैं। जैसे हम लोग मैं डिव बोल रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तो वो नॉन सिमेंटिक हो गया, है ना। तो उसी टाइप के जैसे कुछ टैग्स होते हैं, जैसे एक होता है हेडर टैग। हेडर टैग भी होता है। हेडर टैग क्या करता है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है, इसके ऊपर काफी सारी वेबसाइट्स में देखा होगा आपने, यहाँ पे हेडर लिखा होता है। हेडर का मतलब क्या हुआ? जो टॉप वाला पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल लिखा होगा होम, है ना, अबाउट, कॉन्टैक्ट, है ना, ये सारी चीजें लिखी होती है, तो इनको हम लोग हेडर कहते हैं, है ना। मतलब हेडर का पार्ट हो गया कि ऊपर वाला जो टॉप वाला सबसे पार्ट होता है वो, है ना। देन आपका एक हो गया सेक्शन टैग। ठीक, सेक्शन टैग हो गया। सेक्शन टैग क्या होता है कि सेक्शन टैग भी सेम डिव वाला ही काम करता है, एग्जैक्टली सेम करता है, बस दोनों का नेम अलग अलग है। ठीक, सेक्शन टैग क्या है? आपका सिमेंटिक टैग हो गया, क्योंकि इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि सेक्शन टैग है यानी सेक्शन को डिवाइड करने के काम आता है। और हो गया आपका वीडियो, एक टैग होता है ना। वीडियो टैग का क्या यूज होता है कि आपके HTML पेज में हम लोग वीडियो को डिस्प्ले कराते हैं। ठीक, तो इतने मतलब बहुत सारे टैग्स होते हैं, है ना। और वो जिन और ये चीज तुम लोग समझ गए होंगे कि जिस टैग का नेम उसके पर्पस, उसके वर्क को डिफाइन करता है, उसको हम लोग सिमेंटिक टैग बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको। अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। व्हाई सिमेंटिक नीडेड, मतलब कि क्या यूज है सिमेंटिक टैग का, हम लोग क्यों यूज करें सिमेंटिक टैग को। देखो, तो पहला जो रीजन है वो मीनिंगफुल और लेआउट स्ट्रक्चर। पहली बात तो ये जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं ये मीनिंगफुल होते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ कोई चीज, तो रीड करने वाला आसानी से समझ सकता है कि मेरे ये लिखने के पीछे रीजन क्या था और इससे क्या आउटपुट आ रहा होगा। सेकंड चीज जो होती है वो होती है एसईओ फ्रेंडली होते हैं। एसईओ फ्रेंडली, एसईओ क्या होता है? देखो, एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ जो होता है वो वर्क करता है, आपकी हेल्प करता है गूगल सर्च में सबसे टॉप में रीच करने के लिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई वेबसाइट है xyz.com। ठीक, अब क्या हो रहा है कि ये आपने एक वेबसाइट बनाई, अभी तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इसको जानता भी नहीं है, इसमें आप कंटेंट डाल रहे हैं किड्स से रिलेटेड। किससे? किड्स से रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं कि किड्स की क्लोथिंग से रिलेटेड। अभी तो इसको कोई जानता नहीं है ना, तो आप कोई सर्च करेगा किड्स क्लोथिंग तो आपकी वेबसाइट नहीं रीच करेगी। लेकिन अगर आपका एसईओ स्ट्रांग होगा, आपके एसईओ में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि किड्स से रिलेटेड होंगे, किड्स क्लोथिंग से रिलेटेड होंगे, तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक करेगी टॉप पे।
है ना? जैसे कि कोई भी डालेगा किड्स क्लोथिंग टाइप से, तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट खुल के आएगी, देन दूसरे की, देन तीसरे की, देन चौथे की, है ना? तो इस टाइप से जो एसईओ है वो वर्क करता है। अब क्या है कि आप जब इसमें सिमेंटिक टैग्स लगाएँगे, तो क्या होगा कि आप जब कोड लिखेंगे तो उसमें मीनिंग भी उसकी दिख रही होगी। फॉर एग्जांपल आपने लिखा सेक्शन, ठीक, आपने लिखा सेक्शन, तो सेक्शन ये ब्राउज़र क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है कंटीन्यूअसली एचटीएमएल पेज को। तो समझ रहा है कि आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी किड्स से रिलेटेड है। तो वो क्या करेगा, आपके जो वेबसाइट है उसको गूगल में टॉप में रीच करने में हेल्प करेगा, ठीक? तो अभी के लिए इतना समझो, बाकी जब हम लोग डिटेल्स में जाएँगे देन अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि एसईओ फ्रेंडली होता है, एसईओ में हेल्प करता है। एंड थर्ड थिंग इज मोर रीडेबल, है ना? सबको पता है कि हम लोग रीड कर रहे हैं तो एक तरफ है डिव, देखो डिव और सेक्शन दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन वहीं अगर डिव लिखा है तो समझ से बाहर है, समझ में आ ही नहीं रहा। वहीं अगर सेक्शन लिखा है तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक? जो तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, राइट? नेक्स्ट चीज में आते हैं हम लोग, प्रैक्टिस। तो तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। एक वेबसाइट में बता रहा हूँ, उसको जाके देखना, एमडीएन। कौन सी? एमडीएन। एमडीएन एक ऐसी पावरफुल वेबसाइट है डेवलपर्स के लिए, मतलब इतनी पावरफुल वेबसाइट है कि तुमको जो चीज भी पढ़नी हो वो जाके तुम एमडीएन से पढ़ सकते हो, है ना? एमडीएन पे डालना सिमेंटिक सिमेंटिक टैग्स, ठीक? तुम्हारे पास बहुत सारे टैग्स ऐसे ओपन हो जाएंगे। देखो क्या है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो मैं एक लेवल तक पढ़ा सकता हूँ इन डिटेल, मतलब छोटी छोटी चीजें, बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें, वो आपको जाके खुद रीड करनी पड़ेगी। जितना आप रीड करेंगे उतना ज्यादा और आपके नॉलेज गेन होगा, ठीक? मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक? ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे क्या चीजें वर्क करती हैं। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टैग्स बता दिए, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने मैक्सिमम मैक्सिमम टैग्स तो हम लोग भी नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता, धीरे धीरे आता है वो, है ना? विद प्रैक्टिस। तो आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो और ये कोशिश कर सकते हो जानने की कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग कौन सा टैग एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, वेब पेज पे वीडियो ऐड करनी है, ठीक? क्या ऐड करना है? वीडियो ऐड करनी है। तो वीडियो ऐड करने के लिए ये होता है, आपका वीडियो टैग होता है, बट आपको नहीं पता है तो आप गए एमडीएन पे, एमडीएन में आपने वीडियो टैग डाला, ठीक? हाउ टू ऐड वीडियो या फिर वीडियो टैग डाल दिया, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वीडियो टैग कैसे वर्क करता है, वीडियो टैग में कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, वीडियो टैग कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए ना, हर एक चीज आ जाएगी इन डिटेल, ठीक? तो आप जाके इस वेबसाइट, एमडीएन वेबसाइट में अच्छे से रीड और स्टडी कर सकते हैं, राइट? तो ये आपका होमवर्क है, इसको करना। जो आपकी वेबसाइट बनाई थी आपने पोर्टफोलियो वाली, तो उसमें कोशिश करिएगा कि जितने भी सिमेंटिक टैग्स हैं उन सबको ऐड करें। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग एचटीएमएल फाइल 5 सॉरी। देखो अंडरस्टैंडिंग एचटीएमएल 5 क्या होता है कि हम लोग अब समझते हैं कि आखिरकार ये एचटीएमएल वर्क कैसे करता है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एचटीएमएल लिखते हैं, एचटीएमएल कोड करते हैं, ठीक? फिर एक आता है अपना वेब ब्राउजर, क्योंकि एचटीएमएल जो है वो ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज है, वेब ब्राउज़र। तो जो भी एचटीएमएल में लिखते हैं हम लोग, तो वो जाता है वेब ब्राउज़र के पास। अब क्या करता है, वेब ब्राउज़र क्या करता है, रेंडर करता है आपके एचटीएमएल को। रेंडर का क्या मतलब होता है? रेंडर का अभी के लिए इतना मतलब समझ लो कि आपकी वेबसाइट को रीड करके आउटपुट दिखाता है। कि देखो जैसे क्या होता है, ये एचटीएमएल पहली बात तो डॉक्यूमेंट लैंग्वेज है। एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होती है, ये कह लो। क्या होती है? डॉक्यूमेंट फॉर्म में। आपने एक नॉर्मल सा पेपर समझो, पेपर है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेजर हंट का आपको मैप मिल गया, मैप में लिखा हुआ है कि पहले यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे आपको एक खजाना छुपा हुआ मिलेगा। सेम इसी तरह से कुछ है, आप समझ सकते हो कि एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ब्राउजर के लिए कि ब्राउजर देखो क्या करो, कि यहाँ पे हेडिंग दिखाओ और हेडिंग का कलर तुम ब्लैक रखना, और फिर तुम इसके अंदर क्या करना, ये एक बॉक्स बना देना, और फिर यहाँ पे कुछ आउटपुट स्क्रीन बनाना, यहाँ पे एक बटन लगा देना। तो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ब्राउजर्स के लिए, ठीक? तो ब्राउजर क्या करता है, एचटीएमएल कोड में एचटीएमएल कोड को रीड करता है और रीड करके रेंडर करता है। रेंडर का मतलब जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वैसे वैसे उसको डिस्प्ले करता है, ठीक? अभी के लिए इतना समझ सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट जो चीज हम लोग समझने वाले हैं वो है टेबल्स इन एचटीएमएल। व्हाट इज टेबल्स इन एचटीएमएल? देखो, टेबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डेटा, है ना? हम लोगों को एचटीएमएल में अगर टेबुलर फॉर्म में डेटा दिखाना हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई डेटा दिखाना हो, ऐसे, यहाँ पे आपकी कुछ हेडिंग होगी, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1, एंड यहाँ पे नेम लिखा हो, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हो,
है ना। एंड देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1, देन अक्षत, रोल नंबर 21, है ना। और इस टाइप के टैबुलर फॉर्म में अगर आपको डेटा दिखाना है तो वो हम लोग कैसे दिखाते हैं, वो आज हम लोग HTML में अभी पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये वैसे तो इसका वो है, क्या कहते हैं, सिंटैक्स लिखा हुआ है। सिंटैक्स पहले समझ लेते हैं, देन इसको रियल में भी कोड करके देखेंगे। पहले हम लोग टेबल नेम का जो टैग होता है वो यूज करते हैं। देन टीआर, टीआर का फुल फॉर्म होता है टेबल रो। क्या होता है? टेबल रो, ठीक। देन उसके बाद हम लोग यूज करते हैं टीएच। टीएच का मतलब क्या हो गया? टेबल हेडिंग, है ना, क्योंकि पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं। अगर तुम इधर देखो, ये क्या है? हेडिंग है। ये क्या है? हेडिंग है। ये क्या है? हेडिंग है। तो इतना जितना पार्ट है वो आपके हेडिंग में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? टेबल क्रिएट किया, टेबल बनाया। देन अब हम लोग धीरे धीरे रो ऐड कर रहे हैं। रो क्या होता है? ये चीज आपकी रो होती है, ठीक। अब पहली रो हम लोगों ने ऐड की, और पहली रो में पहला जो हम लोग डेटा एंटर कर रहे हैं वो है हेडिंग। तो हम लोग, मैंने लिखा टीएच। टीएच मतलब टेबल हेडिंग, है ना। पहला लिखा, है ना, दूसरा लिखा नेम कंपनी, एंड तीसरा, ठीक। बस इतनी ही बड़ी मुझे चाहिए, और यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। अब जब पहली रो क्लोज हो गई, पहली रो ये मैंने क्रिएट की यहाँ पे, और पहली रो यहाँ पे क्लोज कर दी, राइट। देन दोबारा दूसरी रो स्टार्ट की, एंड देन लिखा टीडी। टीडी का क्या मतलब हुआ? टीडी लिखा हुआ है ना, मतलब टेबल डेटा। क्योंकि अब हेडिंग तो हो गई, हेडिंग तो एक ही बार आएगी ना। अब उस टेबल का डेटा हम लोग एंटर करेंगे। यहाँ से देखो डेटा एंटर हुआ, तो देन यहाँ पे पहला डेटा, फिर दूसरा डेटा, फिर तीसरा डेटा, फिर जैसे ही यहाँ तक हो गया, देन हम लोग तीसरी रो में आएंगे। फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? दूसरी वाली जो रो है उसको क्लोज कर दिया, फिर तीसरी जो रो है वो स्टार्ट कर दिया। देन अगेन टीडी, है ना, टेबल डेटा, ठीक, टेबल डेटा। एंड यहाँ से फिर से एक लिखा, दो लिखा, तीन लिखा, और बस मुझे अगर इतनी ही टेबल चाहिए, देन यहाँ पे टेबल रो क्लोज, एंड देन जो मेन हम लोगों की टेबल है वो भी क्लोज। अब इसको थोड़ा सा कोड करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं अपनी VS कोड में, और अब इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक। तो टेबल कैसे हम लोग क्रिएट करते थे? सबसे पहले टेबल को हम लोग क्रिएट किया, ठीक। सो यहाँ पे मैंने टेबल टैग लिखा और यहाँ पे क्लोज कर दिया। देन पहला स्टेप क्या होता था हम लोगों का, कि हम लोगों को रो क्रिएट करनी है, राइट। तो अगर मैं अभी लाइव सर्वर ओपन करूँ, तो कुछ देखो, कुछ इसमें नहीं दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? पहली रो क्रिएट करूंगा, दैट इज टीआर, है ना, टेबल रो। देन टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग, है ना, TH, राइट। तो पहली हेडिंग क्या होगी? फॉर एग्जांपल वही अपना वाला डेटा लिखते हैं, सीरियल नंबर, एंड सीरियल नंबर के बाद फिर से TH, एंड नेम, एंड देन फिर से TH, एंड रोल नंबर, राइट। ये हम लोगों ने जो हेडिंग है वो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर जाके देखें तो ये देखो, ये कुछ इस टाइप से हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो अपना टेबल का डेटा है वो। नाउ अब आते हैं यहाँ पे, एंड टेबल रो तो क्लोज हो गई। देन दूसरी टेबल रो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं TD, टेबल डेटा। तो सीरियल नंबर 1, एंड नेम फॉर एग्जांपल अक्षत तिवारी, एंड देन उसके बाद रोल नंबर 23, ठीक। अब देखो डेटा कैसे आया अपना। अब कुछ इस टाइप से डेटा आ रहा है ना, सीरियल नंबर ये 1, एंड नेम अक्षय तिवारी, रोल नंबर 23। अभी बिल्कुल भी परेशान मत हो, मुझे पता है ये टेबल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसमें लाइनिंग्स भी नहीं आ रही है, इसलिए तुम थोड़े थोड़े परेशान हो रहे हो, बट देखते जाओ आगे। देन इसमें जाएंगे हम लोग, फिर दूसरी टेबल रो, एंड TD सेकंड, देन राहुल, एंड देन 45, ठीक। तो ये इस टाइप से हम लोगों का जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है ना, इन टेबुलर फॉर्म, राइट। इन टेबुलर फॉर्म जो हम लोगों का डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन टेबल में लाइनिंग क्यों नहीं आ रही? जो सीधी और टेढ़ी लाइन होती थी वो क्यों नहीं आ रही? देखो, वो कैसे होता है? वो होता है तुम्हारा, यहाँ पे आओगे, एक एट्रीब्यूट लगाओगे बॉर्डर, और बॉर्डर को लिख दोगे ब्लैक, यानी जो भी कलर उसका देना है बॉर्डर का वो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आओगे, एंड सी मैजिक, तुम्हारी जो टेबल की लाइनिंग है वो आ चुकी है। सो होपफुली तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोग कैसे डेटा क्रिएट करते हैं अपने HTML में, राइट। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं वापस नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये कुछ मेन चीजें हैं जो कि हम लोगों को याद रखनी है, और ये मेन भी होता है। सो ये कुछ मेन चीजें हैं, कुछ मेन टैग्स हैं टेबल के, जो कि हम लोग को रटे होने चाहिए, यानी याद होने चाहिए, ठीक। एंड दैट इज, पहला है कि टीआर। टीआर तो मैंने बताया था, टू क्रिएट रो इन टेबल। TD, है ना, टेबल डेटा क्रिएट करने के लिए। TH, TH यानी डिस्प्ले हेडर, है ना। हेडर यानी वही हेडिंग वाला पार्ट जो हो गया, हेडर मतलब हेडिंग, है ना।
वही सिमिलर सिमिलर। देन टी हेड का मतलब क्या होता है? टू रैप टेबल बॉडी। रैप का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, खाली फॉर एग्जांपल एक कोई जैसे हेड वाला पार्ट है, तुमने क्या किया, हेड वाले पार्ट को सेपरेट करने के लिए, देखो अभी क्या है अभी क्या है, यहाँ पे हेड वाला पार्ट पता नहीं चला, जैसे ये हेड है, लेकिन अगर मैं इसी को टी हेड के अंदर डाल दूं, तो ये चीज मुझे पता चल जाएगी कि ये जो इतना मेरा जो डेटा है वो पर्टिकुलर हेड के अंदर आ रहा है, ये हमें मेरा हेड वाला डेटा है, और इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा ज्यादा, देखो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, है ना। तो यही चीज है कि खाली ये रैप करने के लिए होता है, ताकि हम लोग को पता चले, एक तरह का ब्रैकेट होता है ये, है ना। क्या होता है? एक तरह का ब्रैकेट होता है कि ये हेड वाला पार्ट है, और देन टी बॉडी मतलब ये बॉडी वाला पार्ट है, जो कि बाकी डेटा हो गया, है ना, वो हो गया, खाली रैप करने के लिए यूज होता है। टी फुट यानी जो फुटर वाला, जो नीचे कुछ टेबल्स में नीचे भी हम लोग डेटा लिखते हैं, है ना, तो ये उसके लिए हो गया, ठीक। तो इतनी चीजें याद कर लेना, उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट भी बहुत, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है इसमें, जो कि है कॉल कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ये दोनों एक एट्रीब्यूट है, एंड ये क्या करते हैं? मर्ज मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। ये क्या करते हैं कि जो तुम्हारी रो और कॉलम होते हैं उनको मर्ज करने के यूज में लाते हैं। अब ये चीज कैसे करते हैं हम लोग, ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है कि तुम्हारा ये जो नेम है और ये जो रोल नंबर है, इसको मर्ज करना है, दो क्या कहते हैं उसको, दो कॉलम्स को मर्ज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे, इसको कट करते हैं। सो ठीक, तो अब यहाँ पे मुझे नेम वाले कॉलम को मर्ज करना है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, कॉल स्पैन टू, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा तो तुम देखोगे कि ये जो नेम वाला पार्ट है, ये दो कॉलम्स को अपने अंदर समेट रहा है। यानी नीचे साइड देखो तुम, तो ये जो अक्षर तिवारी है और ये जो 23 वाला है, ये दो कॉलम्स को अपने अंदर ले रहा है। तो ये चीज तुमको समझ में आ रही होगी कि कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होता है। अब अगर मैं रो स्पैन करूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे रो स्पैन करके देखते हैं, रो स्पैन टू। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम देखो ये जो तुम्हारा रोल नंबर है, ये दो रो को एक्वायर कर रहा है ना। एक तो रो इसका ये वाला हो गया ऊपर वाला, एंड दूसरा रो ये वन वाला भी हो गया, तो ये क्या कर रहा है, दो रो को एक्वायर कर रहा है, ठीक। तो ये चीज समझ गए होगे तुम, किस तरह से हम लोग दो कॉलम्स या तीन कॉलम या चार कॉलम्स को एक ही साथ में मतलब मर्ज कर सकते हैं, और या फिर रोज को मर्ज कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज तुम लोगों को समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी सी, और ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी, राइट। सो ये चीज तुमको प्रैक्टिस करनी है, और यस, ये है तुम लोगों का आज का होमवर्क। होमवर्क नंबर सेकंड, तुम लोग को इस टाइप का कुछ टेबल क्रिएट करना है, और जिसमें ये वेदर स्टेशन का कुछ है, जिसमें ये तुम्हारा एक स्टेशन है, इसमें यार देखो तुम्हारा क्या होगा, रो लगेगा, रो स्पैन लगेगा टू का, एंड इसमें तुम्हारा कॉल स्पैन लगेगा टू का, ठीक। एंड इसमें भी तुम्हारा रो स्पैन लगेगा टू का, ठीक। और इसमें भी सेम लगेगा, रो स्पैन टू, ठीक। और बाकी ये सारे नॉर्मल रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये बेसिकली तुम्हारा डेटा है ना, डेटा। और एक चीज तुमको और माइंड में रखनी है कि तुम्हारे जो दो हैं, दो हेडिंग, देखो इसकी इसका जो पूरा कोड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में श्योर लाइव करके दिखाऊंगा, है ना। अभी के लिए तुमको क्या करना है, इसको ट्राई करना है, होमवर्क है तुम्हारा, करके देखो। वैसे ये एक हेडिंग है और ये भी एक हेडिंग है, तो इसमें दो हेडिंग्स आएंगी, है ना। तो इस चीज को ट्राई करके देखना, और कोई दिक्कत आएगी तो वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है? फॉर्म्स इन HTML, देखो फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट डेटा, ठीक। ये भी एक सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग क्योंकि तुम फॉर्म नेम पढ़ के ही समझ गए होगे कि कुछ तो डेटा या फॉर्म इतने सारे तुम लोगों ने भरे होंगे, है ना, तो उससे रिलेटेड ही है। सो ये जो तुमको अपने स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसको सिंटैक्स कहते हैं। ये फॉर्म का सिंटैक्स होता है। बेसिकली एक ओपनिंग टैग होता है फॉर्म का, एंड एक क्लोजिंग टैग होता है, और बीच में तुम्हारा फॉर्म का जितना भी कंटेंट होता है वो आता है। अब कंटेंट किस टाइप का? फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड, है ना। इनपुट फील्ड जैसे नेम, है ना, क्लास, जैसे एक फॉर्म होता है नॉर्मल उसी टाइप का, है ना। ये नेम हो गया, इसमें एंटर करो, देन क्लास हो गया, देन एक सबमिट बटन होती है आपकी, है ना, सबमिट बटन होती है, ठीक। तो इस टाइप का ये जो फॉर्म होता है कुछ क्रिएट होता है, और हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हम लोग एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, राइट, टू कलेक्ट डेटा।
और इससे डेटा भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग को बैकएंड, सर्वर और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बट सीख लेते हैं कि फ्रंट एंड में कैसे मैनेज होता है, राइट? नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग सीखेंगे वो है एक्शन एट्रीब्यूट। देखो फॉर्म का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, वो होता है एक्शन, ठीक? Is used to define what action need to be performed when a form is submitted or where the form data should be sent. देखो ये जो तुम्हारा एक्शन एट्रीब्यूट होता है ना, यही वो मैनेजर है, यही वो पर्सनल असिस्टेंट है, यही वो क्लर्क है, या फिर कह लो यही वो एक करता धरता है जो डिसाइड करता है कि तुम्हारा जो फॉर्म का डेटा है वो कहाँ जाएगा, है ना? जो तुम्हारा डेटा है वो किस टाइप से सबमिट होगा, है ना? ये हर चीज़ डिसाइड करता है। ठीक? बेसिकली कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ये चीज़ तुम्हारा एक्शन एट्रीब्यूट डिसाइड करता है, राइट? तो इतनी चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी कि एक्शन एट्रीब्यूट जो है वो डिसाइड करता है कि जो अपना डेटा है वो कहाँ जाएगा, राइट? अभी के लिए इतना समझो, फिर हम लोग अच्छे से कोड करके इसको और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट चीज़ हो गया फॉर्म एलिमेंट्स, देखते हैं अब हम लोग। फॉर्म एलिमेंट्स का मतलब है कि फॉर्म का जो मैंने कंटेंट बताया था कि फॉर्म में कुछ कंटेंट भी हम लोग डालते हैं। तो उस कंटेंट में एक मैंने बताया था कि इनपुट फील्ड भी डालते हैं हम लोग, है ना? नेम हो गया इनपुट फील्ड। तो वो इनपुट फील्ड कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं वो जानते हैं। देखो इनपुट फील्ड क्रिएट करने का जो सिंटैक्स होता है वो तुम्हारे आंखों के सामने है कि पहले हम लोग इनपुट टैग को लिखते हैं। ये देखो ये क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग है। फिर यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट लगाते हैं टाइप का। ठीक, टाइप का मतलब कि इसमें तुमको टेक्स्ट इनपुट करना है, इसमें तुमको नंबर इनपुट करना है, इसमें तुमको पासवर्ड इनपुट करना है, क्या इनपुट करना है वो बताओगे तुम, और तब जाके वो इनपुट फील्ड तुम्हारी रेडी होगी। और इसको करके देखते हैं, ये तुम्हारा एक्शन एट्रीब्यूट है, यही डिसाइड करता है कि तुम्हारा डेटा कहाँ जाएगा। अब पहले एक थोड़ा सा इनपुट फील्ड क्रिएट करके देखते हैं। ठीक, अब ये मैंने इनपुट फील्ड क्रिएट की, ये नेम आईडी क्या होती है ये हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक, सो अभी मैंने एक इनपुट फील्ड क्रिएट की है और उसका टाइप रख दिया है टेक्स्ट। अब मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट में, देखते हैं। ठीक, तो ये देखो एक इनपुट फील्ड भी क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है, राइट? एक अच्छी सी इनपुट फील्ड क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट की जगह नंबर डाल के देखते हैं। नाउ अब यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे, मैं टेक्स्ट इनपुट कर रहा हूँ, मैं देखो इनपुट कर रहा हूँ तब भी इसमें इनपुट नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इसमें नंबर इनपुट करता हूँ तब नंबर इनपुट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग इसका टाइप जो है वो नंबर कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ही इनपुट होगा, टेक्स्ट इनपुट नहीं होगा। और अगर इसका टाइप हम लोग पासवर्ड कर दें, ठीक, पासवर्ड करने से क्या होगा, जो भी डेटा हम लोग इसमें एंटर करेंगे वो इस तरह डॉटेड फॉर्म में आएगा, यानी हिडन फॉर्मेट में आएगा, राइट? ये देखो ये हिडन फॉर्मेट में आ रहा है। तो इस चीज़ को समझना होगा हम लोगों को कि ये जो इनपुट फील्ड है इसके जो टाइप है वो काफ़ी सारे टाइप होते हैं। एक ईमेल वाला टाइप होता है ना? ईमेल टाइप होता है। ईमेल टाइप से क्या होता है कि आपको एट द रेट लगाना होता है। एट द रेट नहीं लगाओगे तो उसमें एरर आ जाएगा। ठीक? तो आप लोगों को इनपुट फील्ड तो पता चल गया कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपनी स्लाइड पे एंड हाँ, तो ये चीज़ें हैं इनपुट फील्ड। तो इनपुट फील्ड, टाइप ऑफ इनपुट फील्ड, जिसमें हम लोगों ने अभी टेक्स्ट देखा, हम लोग पासवर्ड देख चुके हैं कैसे करते हैं, नंबर देख चुके हैं, टाइम और कलर नहीं देखा। चलो टाइम और कलर भी देख लेते हैं हम लोग, है ना? टाइम, ठीक, अब जब तुम इधर आओगे तो देखो इस तरह से कुछ टाइम सेलेक्ट करने को आ रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इसको, तो ये देखो ये कुछ टाइम सेलेक्ट करने को आ रहा है कि इसमें तुम टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, उसी तरह इसमें डेट का भी होता है ना? उसी तरह इसमें कलर का भी होता है। ठीक, कलर का मतलब इस टाइप से कलर तुम इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे रेड कलर चूज कर लो, है ना? कलर भी सबमिट होते हैं, है ना? इनफैक्ट, है ना? तुमको जैसे नहीं होता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि कस्टमाइज टी शर्ट आपके घर पे डिलीवर करते हैं, या आपको कौन से कलर का टी शर्ट चाहिए वो कलर मैं भेज दूंगी। तो कलर कैसे सेलेक्ट करोगे भाई, तो कलर ऐसे सेलेक्ट करोगे तुम लोग, जैसे मुझे ब्लू कलर की चाहिए तो मैंने अपना फेवरेट ब्लू कलर ऐसे चूज कर लिया, ऐसे करके, राइट? तो इस टाइप से हम लोग इनपुट फील्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखेंगे, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या होता है। व्हाट? प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, देखो दिखा देता हूँ मैं। अभी तुम लोगों को जो इनपुट फील्ड है वो कुछ इस तरह टाइप से दिख रहा होगा, राइट? एक मिनट, यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। तो अभी जो इनपुट फील्ड है कुछ इस टाइप से दिख रहा है, राइट? लेकिन प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर क्या होता है, आपके इनपुट फील्ड में कुछ एक नेम दे देगा, जैसे इंटर योर, सॉरी, इंटर नेम। ठीक, अब जब देखोगे तो इस टाइप से आपको दिखेगा, ये देखो इस टाइप से आपको एक छवि दिखेगी कि इनपुट फील्ड में कि इसमें क्या इंटर करना है वो आपको इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा।
ठीक, तो प्लेस होल्डर की मदद से आपको इसमें लिख सकते हैं कि इसमें यूजर क्या डेटा एंटर करे। ठीक, तो प्लेस होल्डर का भी यूज आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। जैसे ही आप लिखना चालू करेंगे तो गायब हो जाएगा, है ना? काफी सारी वेबसाइट में देखा होगा, काफी सारी फॉर्म्स में आपने देखा होगा, है ना? बहुत ही बेसिक चीज है। और इनफैक्ट आज आपको पता भी चल गया कि ये क्रिएट कैसे होता है, राइट? तो ये हम लोगों का प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर भी डन। नाउ फॉर्म का एक एलिमेंट होता है लेबल। क्या होता है लेबल? देखो लेबल कुछ भी नहीं होता। लेबल एलिमेंट रिप्रेजेंट अ कैप्शन फॉर एन आइटम इन अ यूजर इंटरफेस। व्हाट डज दिस मीन्स? इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से है। देखो लेबल क्या करता है तुम्हारा, जैसे यहाँ पे तुमको इंटर नेम दिख रहा है, प्लेस होल्डर, बस जो लेबल है वो तुम्हारे एक तरह से कैप्शन का काम करता है। ये तो तुमको आउटसाइड दिख रहा है और मैं इंटर करूंगा तो गायब भी हो जाएगा, है ना? बट अगर मैं इसमें लेबल यूज करूंगा, लेबल का हम लोग इस तरह यूज करते हैं कि लेबल लिखा हम लोगों ने, देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नेम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल नेम लिख दिया हम लोगों ने इंटर योर नेम। ठीक, और अब जाके देखेंगे तो ये देखो, अब मैं यहाँ पे भी क्लिक करूंगा ना तो भी ये एक्टिव होगा। मतलब ये एक तरह से दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। ये जो एंटर योर नेम है और ये वाला इनपुट बॉक्स है, ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। ठीक, तो एक लेबल ये इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो ये चीज़ भी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे और अच्छी तरह समझ में आएंगी। ये फॉर क्यों लिखा है लेबल में, ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी ही देर में। ठीक है, इसको पहले मैं कट कर देता हूँ। ठीक, तो लेबल इस तरह से है, तो आप लोग एक कैप्शन दे सकते हैं अपने इनपुट फील्ड को। अगर मैं एक सेकंड इनपुट फील्ड क्रिएट करूँ, एक लेबल मैंने लिखा एंड लेबल लिखा एंड यहाँ पे लिखा इंटर योर एज एंड यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लगा दी। ठीक, इनपुट फील्ड टेक्स्ट लगा दिया और उसको कट कर दिया। राइट, अब मैं जाके देखूंगा तो ये देखो इसको भी एक लेबल मिल गया। अब ये जो लेबल है ये इस वाले इनपुट फील्ड का है और ये वाला जो लेबल है वो इस वाले इनपुट फील्ड का है। अब तुम इससे एक चीज देखोगे, जब मैं यहाँ इंटर योर नेम में क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये एक्टिव हो रहा है। मैं जब इंटर योर एज में क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये एक्टिव हो रहा है। ठीक, तो इससे समझ गए होगे तुम कि लेबल कैसे यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। लेबल भी अच्छे तरह से समझ गए होगे, दोबारा इसको समझो, प्रैक्टिस करके देखोगे तब तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चीज, लेबल अनदर अप्रोच। लेबल अनदर अप्रोच, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी मैंने आपको आईडी के बारे में भी नहीं बताया है, तो इसलिए इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज जो है वो हम लोग बटन देखते हैं कैसे क्रिएट होता है ना? मैंने आपको बताया था एक फॉर्म के कुछ डेटा होता है कि पहला इनपुट फील्ड होता है कि नेम इंटर करोगे। ठीक, अब यहाँ पे नेम लिखा भी होता है। तो अब देखो फॉर्म फॉर्म के कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पे नेम लिखा होता है, यहाँ इनपुट फील्ड। तो ये आपका लेबल हो गया, ये आपका इनपुट फील्ड हो गया। लेकिन यार डेटा सबमिट करने के लिए बटन भी होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे एक बटन भी होती है। तो अब देखते हैं कि ये जो बटन है वो कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, राइट? तो बटन क्रिएट करने का भी सिंटैक्स बहुत ज्यादा इजी है। लिखो बटन एंड जो भी बटन के ऊपर तुमको टेक्स्ट लिखना हो वो लिख दो यहाँ पे एंड देन बटन क्लोज। लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे गए हम लोगों ने और एक बटन बना दी, बटन ओपन एंड क्लोज, राइट? एंड यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी बटन देखोगे कैसी बन रही, तो ये देखो ये है बटन आपकी, थोड़ी सी अजीब टाइप की बटन बन रही है, ये देखो। तो उसमें बड़ा करूँ, ये अजीब टाइप की बटन बन रही है, राइट? तो इसके ऊपर हम लोग कुछ नेम इंटर करेंगे। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी टेक्स्ट हम लोगों को लिखना होगा बटन के ऊपर वो यहाँ पे लिख देंगे। देखो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, एक मिनट, गो लाइव ऑन कर दूं। ओके, जैसे ही मैंने लाइव सर्वर ऑन किया तो अब देखो यहाँ पे बटन दिख रही है ना, यहाँ पे बटन हम लोगों को डिस्प्ले हो रही है और बटन के ऊपर जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा दबाओ, है ना, ये देखो, तो वो टेक्स्ट भी हम लोगों का यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। बटन लिख देंगे ना तो वो भी दिख रहा है ना, तो जो चाहे वो टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब तुम लोग को पता चल गया बटन, इनपुट फील्ड एंड लेबल, है ना? अब बटन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है सबमिट, दूसरा होता है बटन एंड तीसरा होता है रीसेट। ठीक, अब ये तीनों बटन धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग ये समझते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं कि हाउ डज दिस इन फॉर्म वर्क्स। ठीक, ये फॉर्म आखिरकार वर्क कैसे करता है, ये चीज समझते हैं पहले। तो एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे आते हैं। ठीक, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ।
ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये बिल्कुल ही फ्रेश है, एकदम नया। ठीक, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा एंटर किया या फिर फॉर एग्जांपल कुछ भी डेटा एंटर नहीं किया। यहाँ पे मैं जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, तुम देखोगे यूआरएल में कुछ चेंजमेंट हुआ। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन के आ गया। क्या बन के आ गया? क्वेश्चन मार्क बन के आ गया। दोबारा देखना, शायद तुम देख नहीं पाए। यहाँ पे फोकस करना, इस जगह पे। ठीक, जैसे ही मैं सबमिट बटन क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन के आ गया, है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क समझने से पहले हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, जो कि होती है आपकी नेम एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? नेम एट्रीब्यूट। देखो नेम एट्रीब्यूट बहुत ही कुछ भी नहीं है, यूज्ड बाय सर्वर टू आइडेंटिफाई द फील्ड इन द सबमिट्स। इसका क्या मतलब हुआ? देखो नेम क्या होता है, नेम बाइट्स नेम डिफाइंड, कि नेम हम लोग किसी चीज को तब देते हैं जब किसी चीज को आइडेंटिफाई करना होता है। तुम्हारा एक नेम है, अब तुमको कोई भी आइडेंटिफाई करेगा तो तुम्हारे नेम से करेगा, राइट, है ना। तो अब देखते हैं इसको नेम कैसे लगाते हैं। देखो जो इनपुट फील्ड्स होते हैं ना, उनमें हम लोग नेम लिखते हैं कि ये इस इनपुट फील्ड का नेम क्या है, इस इनपुट फील्ड का पर्पस क्या है, ये इनपुट फील्ड डेटा कौन सा इनपुट कर रहा है। ये चीज हम लोग इन शॉर्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कर रहा है, ये नेम इनपुट कर रहा है, तो मैं इसका नेम दे दूंगा नेम। ठीक, अब ये वाला जो इनपुट फील्ड है वो क्या कर रहा है, ये एज इंटर कर रहा है, तो मैं इसका नेम दे दूंगा एज। ठीक, अब इतना लिखने से क्या होगा कि ये जो अपना एक्शन एट्रीब्यूट है, ये समझ जाएगा कि जो डेटा इंटर हो रहा है, जब भी हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा इंटर होगा उसमें एक तो नेम होगा, दूसरा हमारा एज होगा, अब आओ उसको थोड़ा सा उसमें देखते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं, आपको एक जादू देखेंगे। ऊपर यूआरएल पे फोकस करना, मैं इधर नेम लिख रहा हूँ अक्षत। ठीक, अब मैं जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, व्हाट डज दिस हैपन? यहाँ पे नेम इज इक्वल टू अक्षत आया एंड एज इज इक्वल टू नथिंग, बिकॉज मैंने कोई एज लिखी नहीं थी। दोबारा मैं लिखता हूँ, इस बार मैंने नेम लिखा अक्षत और एज लिखा 21। जादू, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू अक्षत अगेन एंड एज इज इक्वल टू 21। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमन एंड एज इज 67। सबमिट। यहाँ पे नेम इज इक्वल टू अमन एंड एज इज इक्वल टू 67। देखो क्या होता है भाई, ध्यान से देखो कि जब भी हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, दो तरीकों से करते हैं। एक तो एपीआई के थ्रू, कैसा? एपीआई के थ्रू, है ना। और दूसरा तरीका होता है कि यूआरएल के थ्रू। अभी एपीआई हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, है ना। अभी समझते हैं कि यूआरएल के थ्रू डेटा कैसे जाता है। जब भी हम लोग कोई डेटा एंटर करते हैं अपने फॉर्म में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डेटा एंटर किया, यहाँ पे मैंने डेटा एंटर किया एंड सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो क्या हुआ, ये डेटा यूआरएल के थ्रू जाता है। कहाँ पे जाता है? जहां भी हम लोगों ने एक्शन में लिखा होता है, जहां एक्शन में हम लोगों ने लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल की वेबसाइट है, ठीक, गूगल की वेबसाइट है, राइट। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा लिख रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट। क्या लिखा मैंने? जावा स्क्रिप्ट। और जैसे ही मैं इंटर बटन पे क्लिक करूंगा, देखो जावा स्क्रिप्ट, है ना। ये क्या है, हम लोग का इनपुट फील्ड है। और जैसे ही मैं इंटर बटन पे क्लिक करूंगा, तुम एक चीज देखो इधर, ये ऊपर यूआरएल में फोकस करो, यहाँ क्या लिख के आया है, सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, और फिर बाकी कुछ एक सेपरेट डेटा है जो कि डिवाइस का इंफॉर्मेशन होता है कि डिवाइस कहाँ से है और वगैरह वगैरह। इसको मैं अगर रिमूव कर दूं तो मेरे पास इतना डेटा बचा, सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। क्या मैं इस डेटा को इंटरचेंज करके ये जो पूरा पेज है इसका डेटा चेंज कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जाम्पल पाइथन और देन मैं रन करूं, सी पूरा डेटा चेंज हो गया। इनफैक्ट मैंने इस जगह पे तो कुछ चेंज किया ही नहीं, मैंने तो यहाँ पे चेंज किया। अगेन मैं अगर पाइथन की जगह लिख दूं फॉर एग्जांपल कोडिंग, ठीक, सी मैजिक, यहाँ पे ये चीज तो चेंज की ही नहीं थी मैंने। तो ये कैसे चेंज हुआ? ये होता है यूआरएल के थ्रू डेटा भेजना। कैसा? यूआरएल के थ्रू डेटा भेजना। मैंने क्या किया, यहाँ पे यूआरएल के थ्रू डेटा भेजा, सेम जो चीज यहाँ पे हो रही थी। अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज हो रही थी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू कोडिंग, यानी ये जो आपका, एक मिनट, ये जो आपका इनपुट बॉक्स है, इसका जो नेम है वो क्यू रखा था प्रोग्रामर्स ने। क्या रखा था? क्यू रखा था। जैसे यहाँ पे इसका नेम मैंने नेम रखा है, इसका नेम मैंने एज रखा है, उसी तरह इस इनपुट फील्ड का नेम प्रोग्रामर्स ने, गूगल के प्रोग्रामर्स ने क्यू रखा है। ठीक, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू कुछ डेटा आया, क्यू इज इक्वल टू कोडिंग आया, और यहाँ पे इसने क्या किया, इस वेब पेज ने उस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट डिस्प्ले किया, है ना। वैसे तो कॉन्सेप्ट बहुत ही लंबा है गूगल का आखिरकार, बट इतना सा तुम समझ सकते हो।
अब थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। क्या मैं अपनी वेबसाइट को गूगल बना सकता हूँ? बहुत ही आसान होगा, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्शन में google.com लिखना पड़ेगा। एक्शन क्या है? एक्शन मेरा इतना है, यहाँ ये वाला पार्ट मेरा एक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे आऊंगा। अब देखना एक जादू, यहाँ पे मैं एक्शन में अपने इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक, कि एक्शन यहाँ, एंड देन मैं इसको पूरा इस वाले को कट आउट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सर्च। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम की जगह लिख दूंगा क्यू। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, जो गूगल की एक्चुअल वेबसाइट है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी मतलब अपनी वेबसाइट को गूगल की वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, वेट अ मिनट। ठीक, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिखूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अक्षत तिवारी, और मैंने सबमिट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तुम एक चीज देखोगे, जो भी डेटा लिखा, जो भी डेटा, भाई मेरी फोटो नहीं आती है इसमें। ओके, दिस इज नॉट सो फनी, मेरी फोटो आनी चाहिए जब भी मैं अपना नेम सर्च करूँ। ओके, सो वेल, तो तुमने एक चीज देखी कि मैंने गूगल के जो पेज है उससे डेटा एक्सट्रैक्ट किया। कैसे किया? यूआरएल की मदद से। तो ये चीज तुम थोड़ा थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो। मैंने क्या किया कि एक्शन एक्शन वाला क्या करता है, देखो एक्शन अब तुमको पता चल गया ना। एक्शन वाला ये पार्ट है, क्या है ये वाला एक्शन वाला पार्ट है, कि बेसिकली तुम सर्च कहाँ पे करो जाके। एक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा डेटा है वो कहाँ पे जाए। तो एक्शन में मैंने, देखो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, है ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। मैंने इससे क्या कहा कि ये जो तुम्हारा डेटा है, ये जो तुम्हारा यूआरएल है, इसमें डेटा को भेजना है, इसमें डेटा को भेजना है, इसमें जो भी डेटा जाएगा उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। इसने कहा ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक्शन वाला यूआरएल एंटर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना नेम एंटर किया, फॉर एग्जांपल अक्षत तिवारी, इस बार कोडिंग एंटर कर देते हैं, शायद मेरा नेम आ जाए। अब ये जो डेटा है वो सीधे जाके सर्च होगा गूगल में। कैसे सर्च होगा गूगल में? क्योंकि हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है। हम लोगों को ये पता है कि ये जो सर्च बॉक्स है इसका जो नेम है वो क्यों है। ठीक, अब जब एक्शन क्या लगा हुआ है, थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देखते हैं, शायद हम लोगों को कोई डेटा मिल जाए। आई थिंक ये देखो जहां पे तुम लोग को दिख रहा है एक्शन इज इक्वल टू लिखा है स्लैश सर्च, है ना। स्लैश सर्च क्यों लिखा है? क्योंकि ये ऑलरेडी गूगल की वेबसाइट है, इसलिए ये लोग स्लैश सर्च लिख सकते हैं। बट हम लोगों का क्या है, हम लोग की गूगल की नहीं है, तो कंप्लीट यूआरएल हम लोगों ने लिखा था। ओके, सो वेल, ये चीज तुम लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आई होगी, नहीं भी आई है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तो समझ जाओगे, और जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट जाके वहां पे डिस्प्ले हो रही है, ओ मेरी फोटो, है ना। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग जो फॉर्म है उसका डेटा भेज सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे गूगल की जगह अपना कोई यूआरएल बना सकते हैं और उस यूआरएल में डेटा भेज सकते हैं। राइट, तो अभी के लिए इतना समझो कि जो फॉर्म है वो इस तरह से कुछ क्रिएट होता है और इस तरह से मैनेज होता है, और इस तरह से हम लोग जो डेटा है उसको बाहर भेजते हैं। ठीक, एक्शन वाला पार्ट कितना हुआ? एक्शन वाला पार्ट हुआ इतना, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके पहले वाला जितना पार्ट है वो एक्शन वाला पार्ट हुआ। ठीक, वो जितना, वो जो आपका डेटा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्शन वाले पार्ट में। ठीक, और ये बाकी क्या हुआ, ये बेसिकली आपकी जो इनपुट फील्ड है उनका नेम होता है ये। ओके, सो ये चीज तुम लोग समझ गए होगे अच्छी तरीके से समझ गए होगे। एंड वेल, प्रैक्टिस करनी थी आपको कि एक क्रिएट ए सर्च ऑप्शन दैट रीडायरेक्ट्स इट्स सर्च रिक्वेस्ट टू गूगल। मैंने वैसे ऑलरेडी ही बता दिया है ये आपको। आप लोग क्या कर सकते हो कि कोई एक yahoo.com का लेके कर सकते हो। yahoo.com पे देखोगे अगर, yahoo.com, yahoo.com पे जाओगे एंड यहाँ पे कुछ सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही सर्च कर लेता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं आता, है ना। yahoo.com पे जाओगे एंड इंटर प्रेस करोगे। ओके, सो ये जो yahoo.com है इसका ये जो जितना पार्ट है सर्च वाला, सर्च वाले के पहले जितना वाला ये पार्ट है, ये क्वेश्चन मार्क के पहले जितना भी पार्ट है वो आपका एक्शन वाले में आएगा। और क्वेश्चन मार्क के बाद देखो जो इनपुट फील्ड है, इन्होंने अपने इनपुट फील्ड का नेम रखा है पी। क्या रखा है इन्होंने अपने इनपुट फील्ड का नेम? पी रखा है, राइट।
सो तुम लोग भी अपने इनपुट फील्ड का नेम पी रख के और एक्शन में ये क्वेश्चन मार्क के पहले वाली जितना भी डेटा है वो डाल के आसानी से yahoo.com पे रिडायरेक्ट हो सकते हो। ओके, सो ये ट्राई करना, और बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे तो तुम लोग प्रैक्टिस करके समझ ही जाओगे। और एक चीज और करना कि जो तुम लोगों ने अ, वो बनाया था अपना पोर्टफोलियो, तुम लोगों ने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया था उसमें नीचे कांटेक्ट करके एक ऑप्शन लगा देना, और उसमें लिखना, क्या लिखोगे, नेम, लेबल, क्या है ये, लेबल है, ठीक। देन क्या लिखोगे, तुम यहाँ पे लिखोगे आपका ये बनाओगे, क्या कहते हैं, इनपुट फील्ड। देन यहाँ पे लिखोगे डिस्क्रिप्शन टाइप से, है ना, ऐसा कुछ भी लिख देना, और है ना एक कॉन्टेक्ट फॉर्म टाइप से बना देना, और यहाँ पे एक सबमिट की बटन। ठीक, अभी कोई डेटा नहीं होगा तुम्हारे पास क्योंकि अभी बैकएंड नहीं सीखा है तुम लोगों ने, लेकिन बहुत ही जल्दी हम लोग अच्छे तरीके से बैकएंड भी सीखेंगे, और काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग इस जर्नी में। ठीक, तो फिलहाल HTML यहाँ पे कंप्लीट हुई, और भी छोटी छोटी चीजें बची हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड में आपका टाइप में और भी आता है चेक बॉक्स, है ना, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स में जैसे आप क्लिक करेंगे एंड इधर मैं ओपन करूंगा, तो चेक बॉक्स इस तरह का इनपुट फील्ड होता है, जैसे आप चेक कर सकते हैं, है ना। और भी होते हैं जैसे आपका, और हो गया रेडियो बटन टाइप से होता है रेडियो, है ना, रेडियो क्या होता है, इस टाइप का रेडियो नहीं होता है, ये इस टाइप का, है ना। और भी हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, अभी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अभी एक बहुत ही अच्छा नेक्स्ट वीडियो में पूरा HTML को कवर करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं, और जिसमें कि सारे जितने भी HTML के बूले भटके जितने भी टैग्स हैं वो सारे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग MDN में जाइएगा, MDN है ना ये वेबसाइट है, इसमें जाके और इनपुट फील्ड और इनके बारे में स्टडी करिएगा, आपको और बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे कि और कितने टाइप्स के हम लोग HTML में फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट वाला होने वाला है, जिसमें मैं एक कोशिश करूंगा एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने की। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अटेंडेंस लगाना मत भूलना अपना, और ये काफी लंबा वीडियो हो गया है, और थैंक यू सो मच।